संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल सही आपने कहा। ये समसामयिक चर्चा भी है और जी, जी। किसानों तक, गांव तक इस बात को पहुंचाना हम जी, लोगों का कर्म भी है और धर्म भी है। जी। देखें, इसको इस प्रकार से समझा जाए कि जब हम अलग अलग होते हैं, हुँ, एक इकाई के रूप में होते हैं जी, जी। और किसी बड़े कार्य, जो चुनौतियों की बात है, उसको उसके समाधान में जब हम आगे बढ़ते हैं हाँ, तो हाँ। वो कठिनतम मार्ग हो जाता है। जी, जी। लेकिन जब हम एकजुट हो जाते हैं, जी, संगठनात्मक रूप से कोई कार्य करते हैं, जी। तब वो कार्य सहज हो जाता है। बिल्कुल ये सही इसकी है। फिलॉसफी है, ये इसका दर्शन है। जी, जी। अभी किसान भाई, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि अलाभकारी क्यों हो रही है कृषि, जोत छोटे हो रहे हैं। अब जोत छोटे हो रहे हैं तो जोत को बड़ा करने का समाधान नहीं है, जी। न सरकार के पास है और ना ही किसान के पास है। हुँ, हुँ। क्योंकि जब परिवार बड़ा होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। हुँ, हुँ। तो उसके हिसाब से खेत की जोत भी छोटी होती जाएगी जी, जी, जी। और वो एक सीमित दायरे में है। जो खेती योग्य भूमि है वो सीमित है हमारे पास। तो उसके लिए ये विचार आया कि इसी दर्शन को लागू किया जाए कि यदि किसान भाई जी, जो एक प्रकार की उपज करें और संगठन एक बना करके करें, जी। तो उनके पास उपज का आकार बड़ा हो जाएगा। जी, जी। अब जब उपज का आकार बड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसका जो दर है, उसके जो बिक्री करने का दर है, जी, जी। या उसको जो वैल्यू एडिशन करना चाहें हम, हाँ, हाँ। प्रसंस्कृत करके उसके अच्छे अच्छे रूप बनाना चाहें जिससे अच्छा मूल्य मिल सके, जी, जी। इसी का नाम किसान उत्पादक संगठन है, जिसको ये पीओ से आप संबोधित कर रहे और हैं। इससे मुझे लगता है कि खेती का डाइवर्सिफिकेशन एक व्यापक पैमाने पर किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, आज जो कुछ भी चल रहा है जी। वो मांग के स्वरूप होना चाहिए। हाँ। जब हमारी मांग हो कि हमको अमरूद मिले, जी। हमारी मांग हो ज्वार मिले, जी। बाजरा मिले, तो उपज भी हमारे खेत में होना चाहिए। हाँ। अब यदि इस तरह के उपज को हम लाना चाहें बाजार में या लोगों के सामने परोसना चाहें, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमको एक संगठन का मतलब ये है कि किसान किस तरीके से एग्रीगेट हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो एक मत होगा। जब एक मत होगा तो एक प्रकार की उपज को वो हासिल कर लेगा, पैदा कर लेगा। अब एफपीओ के सदस्यता लोगों को बढ़ानी चाहिए। 300 का अभी रखा गया है एक मानक, कि कम से कम 300 किसान एक जगह एग्रीगेट हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक विचार के हो जाएं, और 10 उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं वो हो जाए, वो उसके बारे में चिंतन करें कि अब हमें कैसी उपज चाहिए, मांग के स्वरूप होना चाहिए। ये एक एफपीओ का मोटा मोटा एक ढांचा है। अब एफपीओ कैसे सुसंगठित हो और कैसे बेहतरीन कार्य करे, उसमें हम जो आपको बताना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती है, देखिए, भारत एक महान देश रहा है और आज भी महान है। इसकी कृतियाँ, इसके गुणगान जितना भी गाया जाए वो कम है। हमारे कृषि वैज्ञानिक जो विश्व स्तर के कार्य कर रहे हैं, जी। उन्होंने तमाम समाधान को निकाल करके अपने रिसर्चेज में, लाइब्रेरी में बंद कर रखा है। अब चुनौती क्या है, वहाँ से निकाल करके हमारा जो प्रसार कार्यकर्ता किसान के खेत तक लाता है, जी। गांव तक लाता है, वो एक विषम चुनौती है। चुनौती इस दृष्टि से है कि उसको अब तैयार करना पड़ेगा कि भाई, आप किसान की बात को समझो, किसान की आवश्यकता को समझो, और जो खोजें हुई हैं, जो रिसर्चेज हुई हैं, जो अच्छे अच्छे परिणाम आपके शोध से पाए गए हैं, उनको गांव तक पहुंचाएं, किसान के खेत पर लगाएं। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, आपने अभी चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। मैं तो जन्मना कृषक परिवार से एक रहा चीज़ हूँ। जो है जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, एक टीएनवी स्कीम, ट्रेनिंग एंड विजिट जी हाँ, स्कीम जी चला हाँ। करती थी। हाँ। अब उसके बाद जो है प्रसार कर्मी जो है वो जो कृषि विभाग के जो टीएसी हैं वो काम कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं में भी जैसे आत्मा योजना चल रही है जो प्रसार की ही योजना रही है। जी तो जी। टेक्नोलॉजी तो किसानों तक पहुंच रही है, लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि हम जो बाज़ार में मांग है, देखिए किसान जो है गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, धान का उत्पादन कर रहे हैं, जो बहुत कुछ अर्थों में कहा जाए तो वो लाभकारी खेती के रूप में अगर माना जाए तो वो नहीं है, क्योंकि ये स्टेपल फूड तो है, खाद्यान्न जरूरी है, लेकिन किसान की लाभ की दृष्टि से जो किसान को लाभकारी मतलब आय दे सके, ऐसी खेती तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफाइड करनी पड़ेगी।
और एफपीओ के माध्यम से अगर वो बड़े पैमाने पर की जा सके, और प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है उस सेक्टर में अगर किसान जाएगा तो मुझे लगता है कि इसमें संभावनाएं काफ़ी हो सकती हैं। एक चीज़ मैं और भी आपको ये जानना चाहूँगा कि ये जो पहले जो एक्ट बनाए गए थे कृषि कानून, 3 कृषि कानून भारत सरकार ने शुरू किए थे, और उसमें सारी चीज़ मार्केटिंग को भी उसने बहुत खास तौर पर रखा था फिर कंपनियों, क्योंकि एग्रीकल्चर में निवेश की जो है मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए सर, इसमें जो विचार आ रहे हैं, कृषक अपना कार्य कर रहा है जी, नीति जो बनाने वाले लोग हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक अपना कार्य कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो गैप है, चाहे इनपुट मैनेजमेंट का हो, चाहे भूमि जो हमारी कमज़ोर होती जा रही है, मिट्टी के स्वास्थ्य का हो, ये जो बातें मैंने एक प्रासंगिक बात है जिसको किसानों तक पहुंचना चाहिए, वैज्ञानिकों तक पहुंचना चाहिए, और मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। किंतु उसमें कमी क्या रह रही है, जैसे सब समझ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आने लगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती आज के समय में हमारे सामने है। अब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारे मिट्टी पर भी पड़ रहा है, हमारी फसलों पे पड़ रहा है। खुले आसमान के नीचे हम खेती करते हैं, तो ये एक जो अनुसंधान हम बंद कमरों में या बंद या प्रोटेक्टेड एरिया में करते हैं वैसा नहीं है। अब वहाँ क्या क्या गैप हो रहा है, उस हिसाब से किसान भाइयों को किसकी खेती करनी चाहिए, समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। अब जैसे अभी बात आ रही है कि हम मोटे अनाजों की खेती करें, मोटे अनाजों की खेती भी एक समाधान है जलवायु परिवर्तन को रोकने का या जलवायु परिवर्तन को मिनिमाइज करने का। हाँ। अब आप देखें, उसमें उर्वरक की मात्रा कम लगती है, उसमें पानी कम लगता है, और में भी स्टैंड हो सकता है अब किसान भाई या लोग ये विचार करें कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 100 लाख हेक्टेयर एरिया में गेहूं की खेती होती है, अब 100 लाख हेक्टेयर गेहूं की खेती के लिए हमको हर सीजन में लगभग 7,000 मीट्रिक टन, 70,000 बल्कि मीट्रिक टन, नॉट 7,000, हमें लगभग यूरिया या नाइट्रोजन धारी उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है। अब उर्वरकों के प्रयोग की वजह से जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी भूमि सब खराब हो रही है, लेकिन उस पर जो हमारी कास्ट बढ़ रही है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रही है, तो उससे भी किसान, जब उसकी आर्थिक विपन्नता शुरू हो जाती है तो वो खेती या कोई भी कर्म हो उससे मुंह मोड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में यह देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से टिकाऊ खेती पर किसान को टिकाए रखें या किसान को बताते रहें, जिससे कि उसको वो लाभकारी रूप में भी लेता रहे, उसकी रुचि बनी रहे। तो ऐसे समय में जैसे क्रॉप रोटेशन, आप पहले आरंभ से ही कृषि वैज्ञानिक कहते रहे कि भाई फसल चक्र अपनाओ। अब फसल चक्र में दलहन भी होता है, तिलहन भी होता है, मोटे अनाज भी होते हैं, और हमारा धान गेहूं भी होता है। और उसी तरीके से जैसे यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो विविधीकरण है, उस विविधीकरण की तरफ जाए। उसमें आजकल एक चर्चा प्राकृतिक खेती की भी लोग बहुत तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती का मतलब ही है भाई, प्राकृतिक खेती माने खेती मीन्स केवल धान गेहूं और जौ चना मटर मसूर से नहीं है। हम अच्छे दूधारू जानवर पालें, वह भी है प्राकृतिक खेती का एक भाग। हम मत्स्य उत्पादन करें, हम फलों को, फूलों को, जब उधर जाएंगे तो जिस तरीके से जो निवेशों की बात हो रही है या एक कठिन सा लग रहा है कि भाव बढ़ रहे हैं यूरिया के, डीएपी के, एमओपी के, तो उनके समाधान भी हैं। हम चारा उगाएं, अच्छा पशुपालन करें, तो हमें दुग्ध और दुग्ध से बने हुए उत्पाद से अच्छी स्थिति आएगी। तो इनको प्राकृतिक खेती में ये बताने की जरूरत है कि ऐसा न भ्रमित हो कि केवल धान गेहूं की खेती। नहीं, बिल्कुल सही बात है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जो है वो प्राकृतिक से अलग होना नहीं है। जी हाँ, प्राकृतिक खेती और सारी चीजें एक साथ हैं। और निश्चित तौर पर कृषि की जो चुनौतियां हैं, जैसे आपने सर बताया कि जोतों की जो समस्या है, किसान की बढ़ती आबादी की एक समस्या है। किसान जो है आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं है, शैक्षिक रूप से भी इतना मजबूत नहीं है, बहुत जानकार नहीं है। तो कृषि जो है उसको, और निदान यही है कि उसको डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर की ओर ले जाए, नेचुरल फार्मिंग जो कहा जाता है उसकी ओर ले जाएं, और किसान मार्केट ओरिएंटेड हो, मार्केट में जिस चीज़ की मांग हो और जिस रूप में मांग हो उसको उत्पादित करें। यानी वो जो है उसका मतलब गुणवत्ता वृद्धि जो है जैसे कहा जाए,
तो अगर किसान जो है वह इन स्वरूपों में खेती को करेगा तो निश्चित तौर पर खेती का स्वरूप भी बदलेगा और कृषि अभी भी लाभकारी हो सकती है। बिल्कुल, और जो चुनौतियां उनका समाधान भी इसी और में है। समाधान भी इसी में है, तो हमें इन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। और कृषि को निश्चित तौर पर चुनौती के रूप तो हमेशा खेती खुले आसमान के नीचे होती है, तो चुनौतियां तो लगातार रहेंगी। मौसम की चुनौतियां हैं और कीड़े मकोड़ों की चुनौतियां, बीमारियों की चुनौतियां हैं। और किसान जैसा साथी तो कोई अन्य मुझे उद्यमी लगता नहीं। तो निश्चित तौर पर जो चुनौतियां हैं उनका समाधान भी होगा और हमारे किसान और वैज्ञानिक अधिकारी और सरकार सब लोग मिल करके इसका समाधान हम जरूर करेंगे और सफल होंगे। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है सर कि किसान, अब जो एफपीओ का जो बात आई है कृषि उत्पादन संगठन की, जी 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 वो इसीलिए आई है जी कि मार्केटिंग की जो व्यवस्था है जी वो बहुत सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत दूर तक जाना है, बहुत प्रयास किए जाने की अभी आवश्यकता है। जी छोटे किसान, छोटी छोटी उत्पाद उनकी, वो उसको लेकर के लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। नहीं, निश्चित अगर तौर वो पर उनका संगठित उत्पाद होकर के, करेंगे। हाँ। अगर जी, जी, उनको एक संगठित होकर के एक प्लेटफार्म मिलेगा तो उनको उस छोटी उपज की भी मात्रा का भी उन्हें अच्छा दाम नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एफपीओ हाँ, में वो तो सदस्यता संभावना लें, है। वो सदस्यता अब लें। देखिए, एक उसकी जैसे आई जलवायु परिवर्तन की बात, जलवायु परिवर्तन के असर आ रहे हैं। दिख रहा है हम साहब। हाँ, हमको जो है हर जगह प्रकृति से लड़के नहीं बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल करके हम उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। जैसे अगर मतलब कुछ तो हम ये करें कि जो जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है उसमें जो कुछ रोक सकते हैं उसके लिए सारा प्रयास विश्व स्तर पर भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, सारे वो देश मिलकर के इसको कर रहे हैं। बढ़ाना चाहिए खेती लेकिन में। हाँ, इसको हमें नीचे के लेवल से, किसान के स्तर से भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, उन प्रयासों को हम अपनाएं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन प्रभावों से क्या बदलाव आएंगे, हमें किस तरह की प्रजातियों की आवश्यकता होगी, तो जब तक उनका असर आए तब तक हम ऐसी प्रजातियां तैयार कर अपने लें। किसानों को दे बिल्कुल सकें, बिल्कुल। ताकि हमारे किसान किम कर्तव्य विमूढ़ ना हो जाएंगे। हमारे पास तो इसे पेश करने के लिए कुछ है ही नहीं। सही, अभी आगे की जो विपरीत स्थितियां हो सकती हैं उनकी और जो चुनौतियों को दिखाई आज दे ही रही हम लोग हैं, जो दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल सही है। दृष्टिगोचर हो रही हैं कि ये होने वाला हाँ, है, हाँ। उसके लिए हमारी तैयारियां पिछले पूरी साल जो होनी है चाहिए। होली के बाद जस्ट टेम्परेचर कितनी अरे तेजी से सर, rise उसके हुआ वजह से हमारे गेहूं पे बहुत और प्रतिकूल गेहूं प्रभाव पर पड़ा। प्रतिकूल असर पड़ा। तो ऐसी चुनौतियां अब जलवायु परिवर्तन से कब आ जाएंगी यह कहा नहीं जा सकता। तो निश्चित तौर पर चुनौतियां हैं, उनके समाधान भी हैं और वैज्ञानिक और सारे हमारा जो पूरा सिस्टम है, ये किसान भी अपने तरफ से लगातार प्रयोग कर रहे हैं। एफपीओ का जो एक स्वरूप बताया जा रहा है वह निश्चित तौर पर किसानों की बहुत सारी और चुनौतियों इसमें को सोच पूरा ये भी है, करेगा। इसमें सोच ये भी है कि पहले एफपीओ बने, जी फिर उन एफपीओ को उनका संघ बना करके फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बने, फेडरेशन हो जाए। हाँ, उनका फेडरेट करके उनको कंपनी बने, जी और कंपनी जब बन जाएगी तब उनकी ऐसी व्यवस्था अपनी हो जाएगी, जी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि वो वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग जी 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 और इनका सबका जो एडवांटेज होता है, जो लाभ मिलता है, उसके हिस्सेदार वो छोटे किसान भी हो जाएंगे जिनकी बहुत छोटी जो बिल्कुल सही है। मुझे सर एक बात समझ में आई, मैं कहना चाहूँगा एक जी। लाइन की, जी कि जैसा अभी 68 से आप कृषि सेवा में रहे उपाध्याय सर, और उसको यदि औद्योगिक कृषि क्रांति कहें, औद्योगिक कृषि क्रांति का ही परिणाम था कि आज हम खाद्यान्न में अपना सीना चौड़ा करके करते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। लेकिन लगा रहा हूँ, अब जरूरत है उद्यमी कृषि तंत्र को विकसित करने के लिए। जो हमारा कृषि है, यदि वह उद्यम के क्षेत्र में नहीं जाएगा, जैसे अभी प्रसंस्करण की बात आई, तब तक हमारा या हमारे किसान भाइयों का मन जो है वो खेत में और खेती में लगा रहे, हाँ, इसके लिए बहुत जरूरी है नहीं, वो सर। लोग मानने को तैयार नहीं है, जबकि खेती का भी जो है व्यापारीकरण हो चुका है। जो इसको कमर्शियल की तरह से नहीं करेगा वो खेती में टिक नहीं पाएगा। तो नहीं, निश्चित औद्योगिक तौर से पर। सर उद्यमी कृषि तंत्र बने। तो ये उद्यमी बने और दूसरी चीज पर्यावरण को साथ लेकर चलने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो जलवायु परिवर्तन जो चुनौती हमें है, अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए, जल संरक्षण की स्थितियों को बनाए रखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए और अपने कृषि को उद्यम के रूप में
बाजार की, जैसे कहा है कि बाजार में जो मांग है हम उसका उत्पादन करें और उस रूप में उत्पादन करें। तो निश्चित तौर पर आज हम लोगों ने जो विचार किया है कि कृषि जो है निश्चित रूप से लाभकारी हो सकती है, लेकिन ये सारी जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के जो समाधान हैं, उन समाधानों को देखते हुए उसके अनुसार हम अपने कृषि के स्वरूप को बदलें और उसके अनुसार उत्पादन करें और इसको उस रूप में अपनाएं। तो निश्चित तौर पर खेती में अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप डॉक्टर MP उपाध्याय साहब, डॉक्टर CP श्रीवास्तव जी, आप लोगों का जो कृषि का जो अनुभव रहा है, क्षेत्र फील्ड का अनुभव है निश्चित तौर, और सरकारी महकमे में होने के नाते सरकार की योजनाओं को चलाने का भी अनुभव है। तो आपके अनुभव का हमारे दर्शकों को और किसानों को बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी आपसे किसानों के हित में इसके चर्चा करते रहेंगे। तो हमारे दर्शकों, आपने देखा कि हम लोगों ने कृषि की जो चुनौतियां हैं और कृषि को कैसे लाभकारी बनाया जाए, इसके बारे में विशेषज्ञों से चर्चा की। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके और घंटी बजाएं, ताकि जो है अन्य लोगों को भी हमारे चैनल के में से जो जानकारी दी जा रही है कृषि की नई तकनीकी के बारे में जो बताया जाएगा, वो आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और नई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।